हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले कल जो है मैंने आपको बता दिया था कि आपकी जो मॉक टेस्ट है किस तरह से आपकी इसमें प्रश्न सही रहने वाले हैं। ऑप्शन हमने बाकी के भी देखे थे, तो अब हम इससे आगे का देख लेते हैं। आपका जो प्रश्न इसमें देखेंगे, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 51 ये रहेगा, संविधान सभा की पहली बैठक आपकी जो कब हुई थी। तो ये आपके लिए मॉक टेस्ट जो दिया गया था उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो ये मॉक टेस्ट कुछ दिन पहले आपको जो है करने के लिए दिया था। अगर आप न्यू हो तो हो सकता है आपको ना पता हो, तो आप भी इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक आपको देखने को मिली तो कब हुई थी आपकी, ये 9 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें जो आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी चीज़ आप जी याद रख सकते हैं। बाकी संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा में जो कितने मेंबर आपके थे, टोटल 389 मेंबर इसमें जो चुने गए थे संविधान सभा के लिए। और संविधान सभा का जो गठन किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे आपको ये देखने को मिला। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो वो किए जा सकते हैं 2 सदस्य। तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा ऑप्शन अगर आप सेकंड देखिए तो 12 सदस्य आपके मनोनीत कहाँ पे किए जा सकते हैं, तो ये आपके राज्यसभा में किए जा सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा संसद के 2 सदन हैं। तो एक पहला आपके पास इसमें लोकसभा है, दूसरा इसमें आपके पास राज्यसभा है, या पहला राज्यसभा कह लीजिए, दूसरा आप लोकसभा, कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों सदन आपकी संसद है और दोनों सदनों से मिलकर आपकी संसद बनती है। और इसके साथ एक और अभिन्न अंग इसमें कौन सा है, तो राष्ट्रपति। तो अब कभी आपसे पूछा जाए संसद किससे मिलकर बनती है, आपके पास राज्यसभा, लोकसभा और इसके अलावा आपकी राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर आपकी जो है संसद का निर्माण किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को चयनित होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, तो आपकी जो है कितनी की बताई गई है, तो इसमें आपकी 30 है। तो अगर आपने राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए कम से कम आपकी जो मिनिमम एज रहेगी वो कितनी रहेगी, आपकी 30 ईयर रहेगी। 25 ईयर किसकी रहेगी, तो ये रहेगी आपकी लोकसभा की। अगर जो प्रधानमंत्री को राज्यसभा से चुना जाना चाहिए या फिर कह लीजिए कि चुना गया हो, तो फिर जो आपकी प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी रहेगी, तो आपकी 30 वर्ष रहेगी अगर वो राज्यसभा का सदस्य हो। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा नोट डाउन करके चलेंगे। बाकी राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपकी मिनिमम एज कितनी है, तो 35 है। ये वाला भी अगर आपने लिख लेना तो आप जो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, तो संसद का ऐसा कौन सा सदन है जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है या फिर इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा जो आपके लोकसभा को प्रतिनिधि सभा और साथ ही जो जनता का इस सदन भी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा जो अगर बात की जाए तो निम्न सदन, तो निम्न सदन भी आपका जो है लोकसभा ही कहा जाता है। ये वाला फैक्ट भी आप साथ साथ याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे, आगे आपके पास संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त अधिवेशन इसका मतलब ये है कि आपको ज्वाइंट सेशन जो आपका होता है, जिसमें आपके पास राज्यसभा लोकसभा दोनों एक ही जगह जो काम कर रही होती है, एक ही असेंबली हॉल के अंदर, तो उसको कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन। और इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, ये आपकी राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति जो आपका ज्वाइंट सेशन या फिर कह लीजिए संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है, किस आर्टिकल की यूज़ के अंतर्गत, आर्टिकल 108। ये भी आपने लिख लेना है कि आर्टिकल 108 के अंदर ज्वाइंट सेशन आपका बुलाता है आपके राष्ट्रपति। लेकिन इस ज्वाइंट सेशन की जो आपकी अध्यक्षता है या फिर कह लीजिए कि इसमें जो है कौन इसको लीड करता है, इसके अध्यक्ष कौन होता है इस असेंबली का, तो वो होता है आपके पास लोकसभा का अध्यक्ष। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इसमें पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। शून्यकाल भारत में कब हुआ, तो शून्यकाल की बात की जाए तो ये आपकी भारत में कब से इसको स्टार्ट हो जाता है। बाकी ये ना केवल ये भारत में बल्कि इसको कह सकते हैं कि शून्यकाल को जो किस देश ने शुरू किया, तो ये आपकी भारत ने किया था। और ये कब से आपका स्टार्ट हुआ था, 1962 से। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपके पास किस सदन का सभापति उसका सदस्य नहीं होता। तो ऐसा कौन सा सदन है, सदन की बात की गई है तो कौन से सदन है, संसद के 2 सदनों की हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो किस सदन का सभापति उसका जो है सदस्य नहीं होता। सभापति आप कह लीजिए, चेयरपर्सन कह लीजिए, अध्यक्ष आप कह सकते हो। ऑप्शन जो आपके पास बी दिया है राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो आपका सभापति होगा, हालांकि उसको अध्यक्ष नहीं कह सकते, लेकिन अध्यक्ष आपके लोकसभा का होता है जो उसको चेयरपर्सन होगा। लेकिन जो है राज्यसभा में आपके चेयरपर्सन रहेंगे उनको जो क्या कहा जाता है, उसको सभापति आपकी कहा जाता है, जो कि कौन होते हैं, वो आपके भारत के उपराष्ट्रपति आपके होते हैं। इसके अलावा आपने साथ साथ क्या चीज़ याद रखनी कि राज्यसभा आपका कैसा सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये एक स्थायी सदन है, ये भी आपके लिए कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, सेरिकल्चर आपकी कृषि के किस प्रकार से संबंधित है, तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। कल्चर से रिलेटेड आपको एचपीजीके की मैंने क्लास में कई बार ये बता दिया है।
ये सारी चीज़ें मैंने आपको कई बार बताई है, तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें जो आपके पास फ़ोल्डर बना है एचपी टेट नवंबर 2021 के नाम से, वहाँ पर जाकर जो उन सभी आप क्लासेस को देख सकते हैं जो कि आपकी जीके सेक्शन की क्लास है। बाकी सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर आपके रेशम के उत्पादन से। इसके अलावा बाकी किसमें पूछे गए, आपका पीसी कल्चर हो गया, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर हो गया, इसके अलावा आपके पास इसमें विटीकल्चर हो गया। तो ये सभी भी अगर आपने याद करना हो तो देख लेना। बाकी कल्चर से रिलेटेड अलग से वीडियो बनी है, उसको जाकर देख लेना। बाकी के जितने भी कल्चर है, ये 8-10 कल्चर ही आपके देखने को मिलेंगे और यहीं से प्रश्न जो डायरेक्ट बनने की संभावना है। जब यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है तो निस्संदेह इसको जो है आप इसको एक बार जो है देख लेना, ना केवल देख लेना बल्कि इसको आप याद भी कर लेना। इसके अलावा भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम हो, इसके अलावा जो है कोई भी हो शास्त्रीय जो आपके नृत्य है, ये कहीं भी हो, किसी भी राज्य की हो, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जीके वाली क्लास में मैंने ऑलरेडी ये करवा दिया है आपको। तो इसमें अगर बात की जाए भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम आपके कहाँ है? तमिलनाडु का है। अब आपके लिए होमवर्क का प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश का क्या है? जैसे कुचिपुड़ी है, उसी तरह केरल का आपके क्या है? कथकली है, उसी तरह असम का जो है आपका क्या है? बिहू है। बाकी के जितने भी नृत्य है वो आपने खुद से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किए। बाकी अगर रेगुलर है तो निसंदेह आपने ये कर लिए होंगे, मुझे जो है आपके ऊपर पूरा विश्वास है। भारत में शहनाई वादक के लिए प्रमुख व्यक्ति आपकी कौन है? तो भारत में शहनाई वादक के लिए प्रमुख व्यक्ति आपकी कौन है? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें कौन है आपके पास? तो ये है आपके पास बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन अगर आपके पास फर्स्ट दिया है तो निस्संदेह आप इसको फर्स्ट लगा सकते हैं और आपका जो 1 पॉइंट इसमें बिल्कुल बन जाएगा। आगे चलते आगे आगे आपके पास चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई, या कह लीजिए कि किसने की? तो चंबा रियासत अलग है, चंबा राज्य अलग है। अगर आपसे पूछा जाए चंबा रियासत, तो रियासत में नाम आएगा आपके पास मेरू वर्मन। अगर आपसे पूछा जाता चंबा शहर तो आप निसंदेह इसमें साहिल वर्मन लगा सकते थे। आदित्य वर्मन की जब बात आएगी तो वर्मन जो ये शब्द है, जो वर्मन ये सरनेम ये पीछे लगाया गया है, तो किसके द्वारा लगाया गया? आदित्य वर्मन द्वारा। इसके अलावा गणेश वर्मन आपके अंतिम ऐसे शासक थे जिन्होंने जो वर्मन के स्थान पे जो है क्या किया, इन्होंने सिंह शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे कौन से थे जिसने जो वर्मन के स्थान पे सिंह शब्द का प्रयोग किया था? तो ये थे आपके पास गणेश वर्मन। तो गणेश वर्मन ने वर्मन को छोड़कर जो है सिंह शब्द का जो पहली बार प्रयोग इसने शुरू किया चंबा के शासकों में। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा कब दिया गया? खजियार जो आपके पास क्या है, एक जो है पर्यटन स्थल है आपके पास, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपका आता है। तो एक जगह है खजियार, तो खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा प्राप्त किया गया। कब किया गया? तो ये आपके पास 7 जुलाई 1992। तो किसके द्वारा दिया गया था? डब्ल्यू पी ब्लेजर एक व्यक्ति का नाम आता है। इंपॉर्टेंट अगर आप याद इसको तो रख लेना। तो मिनी स्विट्जरलैंड जो कहा जाता है वो आपके खजियार को आपके कहा जाता है। 160 नंबर का प्लेस ही आपके जो है डिक्लेयर किया गया था एज ए मिनी स्विट्जरलैंड। आगे चलेंगे। सांस दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांस दर्रे की बात आई तो सांस दर्रा आपके कहाँ है? चंबा में है। इसके अलावा वहाँ पे और कौन कौन से दर्रे है? चीनी दर्रा है, छोबिया दर्रा है। तो ये तीनों दर्रे आपके कहाँ पे आते हैं? डिस्ट्रिक्ट चंबा में आते हैं। बाकी के अन्य जो दर्रों को भी आपने याद कर लेना कि बाकी के दर्रे कौन कौन से आपके कहाँ कहाँ पर ये आपके आते हैं। आगे देखेंगे मिंजर मेले में किस देवता की पूजा की जाती है? तो मिंजर मेला आपके जो है उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये आपके लगता कहाँ है? ये आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है, जिसकी जो स्थापना रियासत की स्थापना आपके मेरू वर्मन द्वारा की गई, और चंबा शहर की जो स्थापना है ये आपके साहिल वर्मन द्वारा की गई। तो मिंजर मेला किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके साहिल वर्मन द्वारा शुरू किया गया था। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है वरुण देवता की। और किस पशु की बलि दी जाती है? तो भैंसों की बलि आपकी दी जाती है इसमें आपकी जो है मिंजर मेले में। साथ ही मिंजर मेले में वरुण देवता के साथ साथ इसमें जो है आपकी जो प्रवाह किया जाता है, किसका प्रवाह किया जाता है? मिंजर का। अब ये मिंजर क्या होती है? मिंजर होती है आपकी धान की बालियाँ या फिर कह लीजिए मक्का की बालियाँ। तो ये चीज़ भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रनाहन झील आपके जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आपकी आती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। बाकी की अगर हम बात करें, बाकी जो है इसमें शिमला में और कौन कौन सी आती है तो वो भी सभी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो है एचपीजी के जो है ट्रिक मैंने बनाई है लेक के ऊपर रिमेंबर करने के लिए, वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी एचपीजी के फोल्डर में। उसमें जाकर आप जो है सभी जो है हिमाचल प्रदेश की झीलें याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी होती है? तो ये आपके पास ह्यूमन बिहेवियर यानी कि मानव व्यवहार आपका रहता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है आपके पास इसमें सही हो जाएगा। बाकी बात की जाए इसमें जो आपके पास सेकंड ऑप्शन दिया है अंतर्दर्शन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो आपको जो है इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाए तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड आपकी जो जीन पियाजे की थ्योरी देखने को मिलती है वो थ्योरी
थ्योरी भी आपको मैंने जो है अभी तक यूट्यूब पे नहीं करवाई है, हालांकि जो है मेरे पास जो गूगल मीट पे जो बैच बैठे हैं 2-3, उनको मैंने ये करवा दिए। कुछ एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपका हो गया है इसमें, बाकी यूट्यूब पे इसके ऊपर जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कई बार कहा है। बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा आपकी क्या है, यानी कि आईक्यू उसमें पूछा गया है आपके नॉर्मल आईक्यू लेवल आपका क्या रहता है। तो नॉर्मल आपका होता है 90 से लेकर 110। अगर आपने ऑप्शन सी लगाया था तो निस्संदेह आपका ये बिल्कुल सही था। आगे चलते आगे आपके पास है गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम सिद्धांत दिया। तो गेस्टाल्टवादी एक विचारधारा है जिस तरह बिहेवियरिज्म से संबंधित आपके जेबी वॉटसन हो गए, इवान पेओलो हो गए, बीएफ स्किनर आपके रहे थे, थॉर्नडाइक रहे थे। उसी तरह आपके जो ये आपकी गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट भी आपकी जो थी, जो कि आपके किससे संबंधित थे, जिन्होंने कौन सी थ्योरी आपकी दी थी, तो इनसाइड थ्योरी। ऑप्शन आपके पास जो फर्स्ट दिया है निस्संदेह आपका ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। जब बच्चा अपने माता पिता तथा अध्यापकों से अत्यंत प्रश्न पूछता है तो वो किस प्रवृत्ति का उत्तर कहा जाता है या फिर होता है। तो उसके अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी है, उसको जानने की जिज्ञासा है। तो ऑप्शन आपके पास जो फर्स्ट दिया है निस्संदेह आपका इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप। तो पहली जो आपकी एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी आपकी जो है सेटअप हुई थी, कहाँ पे हुई थी, जर्मनी के या लिप्जिंग यूनिवर्सिटी आपकी थी। तो ऑप्शन आपने में सी लगाया है, तो बिल्कुल आपके लिए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो आपके जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, प्रयास और भूल का जो ये सिद्धांत थे, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक क्या है, तो थॉर्नडाइक बिहेवियरिज्म से संबंधित है, और थॉर्नडाइक ने आपके एसआर जो बॉन्ड है इसको आपने सिद्ध किया था, या कह लीजिए एसआर जो थ्योरी के जनक आपकी कहे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेओलो आपके एसआर से संबंधित नहीं है, पेओलो भी आपके एसआर थ्योरी से संबंधित है। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। बीएफ स्किनर आपके जो है आरएस से संबंधित थे, ये इस बात से ये सहमत नहीं थे कि एसआर आपका होता है, यानी कि पहले स्टिमुलस हो रहा, स्टिमुलस ही आपके जो रिस्पॉन्स करने के लिए जनरेट करेगा। लेकिन जो बीएफ स्किनर क्या मानते थे, पहले आपको रिस्पॉन्डेड रहना पड़ेगा। तो आरएस थ्योरी यानी कि इसको जो एसआर थ्योरी को इन्होंने नकार दिया था। हालांकि थे ये भी आपके जो है बिहेवियरिस्ट, जो कि थ्योरी वाली क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया। साइकोलॉजी का सेक्शन आपके लिए ये वाली चारों थ्योरी मैंने करवा दी है, तो इसके लिए आपने जाना है साइकोलॉजी के फोल्डर में, प्ले लिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। आगे चलते आगे आपके पास द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन द प्रोसेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ लर्निंग। तो लॉ ऑफ लर्निंग के जो नियम है किसके द्वारा दिए गए, यहीं से आप इसको समझ लीजिए। तो किसके द्वारा दिए गए थे, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे। 3 तरह के जो प्राइमरी नियम उन्होंने बताए थे, प्राइमरी लॉज उन्होंने 3 तरह के बताए थे, जिसमें पहला आपके पास लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ फैक्ट और आपके पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये 3 नियम थे, किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने, जो कि मैंने ट्रायल एंड एरर वाली क्लास में आपको ये एक्सप्लेन करवा दिया था। ऑप्शन अगर इसमें सी देखें तो सी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। हु प्रोपाउंडेड द सैम्पलिंग थ्योरी। तो सैम्पलिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी थॉमसन द्वारा। अगर आपने लगाया है इसमें ऑप्शन बी तो बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये सारे थ्योरी से रिलेटेड आपके प्रश्न है। तो थ्योरी से रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते थे मैंने अपनी ओर से कोशिश की थी इस टेस्ट में आपके जो प्रोवाइड करवाने की। अब ये आप पर डिपेंड करता था कि आप कितने सीरियस हो इस एग्जाम के लिए, ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। तो हु गेव दिस जो प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई थी, बीएफ स्किनर द्वारा। हाँ, एक और बात यहाँ पे याद रखनी जरूरी है, कई स्टूडेंट को लगता है कि बीएफ स्किनर और स्पीयरमैन दोनों एक ही है। अगर ऑप्शन में स्पीयरमैन यहाँ दिया जाता तो निस्संदेह आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। तो स्पीयरमैन आपके जो 2 फैक्टर थ्योरी से, उसको मैं आगे आने वाले क्लासेस में डिटेल में करवा दूंगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। हु सेड इन्फेंसी इज द आइडल टाइम टू लर्न। तो ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, ये आपकी जो स्टेटमेंट थी एक, तो वैलेंटाइन द्वारा कहा था कि आपके जो है शिशुअवस्था जो है सीखने का आदर्श काल इन्होंने माना था। तो वैलेंटाइन द्वारा। ऑप्शन अगर आप सी देखिए तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपका सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। हु गिव इनसाइड थ्योरी। तो इनसाइड थ्योरी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, सूझबूझ का सिद्धांत इसको कह सकते हैं। तो ये दोनों तीनों एक ही चीज़ है। इनसाइड थ्योरी कह लीजिए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कह लीजिए, सूझबूझ का सिद्धांत कह लीजिए। किसके द्वारा दिया गया था, गेस्टाल्टवादियों द्वारा। और गेस्टाल्टवादियों में किस किस के नाम आते हैं, तो इन सभी के नाम आते हैं, ऑल ऑफ द अबव। बाकी अप्रोक्सीमेट टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेट कह लीजिए मैक्सिमम टाइम, इसमें जो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन में आपके पास कोहलर। इन 2 के नाम आपको देखने को नहीं मिलते। तो अगर आपके पास इन 2 के नाम नहीं है, सिर्फ आपके पास कोहलर है, 3 अन्य हैं, तो आपके जो है हु गिव इनसाइड थ्योरी, तो कोहलर के द्वारा जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपकी देखने को मिलता है। आगे चलते, ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड मेंटल एज इज 5 ईयर देन हिज IQ विल बी। तो एक जो है 5 वर्ष का बच्चा है, उसकी जो मानसिक आयु भी 5 वर्ष है, यानी कि उसकी जो मेंटल एज है वो भी 5 वर्ष है, क्रॉनिकल एज उसकी 5 वर्ष है। उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ, यानी कि मेंटल एज 5 ईयर, क्रॉनिकल एज 5 ईयर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
ओके, इसको जब जो है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20, और 20 को जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 के साथ तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 100। तो ऑप्शन अगर आप बी देखें 100 तो आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थी? तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु अलग प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही आपसे क्या पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थी? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की अगर बात की जाए तो ये आपकी गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता आध्यात्मिक गुरु तो निस्संदेह आपका जो इसमें ऑप्शन जो बी दिया है लियो टॉल्स्टॉय, ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाना था। बाकी बात की जाए अन्य ऑप्शन की, इसमें जो आपके पास कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो आपने खुद से देख लेने हैं। आगे चलते हैं, आगे आपके पास संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये फिर से आपका रिपीट हो गया प्रश्न। तो अध्यक्षता आपके हमेशा करेंगे लोकसभा के जो स्पीकर आपके रहेंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष है हमेशा उसकी वो अध्यक्षता करेंगे। तो आपके 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन आपका बुलाया जाता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, और अध्यक्षता आपकी जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत से बाहर किस मुगल शासक का मकबरा है? तो देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया किस मुगल शासक का मकबरा है। तो इसमें आप देख लीजिए दो ऑप्शन अगर आपके पास देख रहे हैं। बाबर की अगर हम बात करें, बाबर का मकबरा कहाँ देखने को मिलता है? काबुल में देखने को मिलता है। जहांगीर के मकबरे की बात की जाए तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहदरा में। तो इस तरह से देखिए जो काबुल आपका अफगानिस्तान में, लाहौर आपके जो पाकिस्तान में है। तो यानी कि इन दोनों शासकों के मकबरे आपके भारत से बाहर है। ऑप्शन जो डी वाला था ए और बी बोथ, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाना था कि बाबर और जहांगीर दोनों के मकबरे आपकी भारत से बाहर है। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में। अगर आपने याद रखना है, लिखना है तो लिख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिल जाए। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में आपके देखने को मिली थी। ऑप्शन जिसने सी लगाया था आप सभी का ये बिल्कुल सही है। एक मॉक टेस्ट को जो है आपको मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, हालांकि ये टेस्ट मैंने आपको दे दिया था, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी आप में से है जिन्हें नहीं पता चला कि डिस्क्रिप्शन में आपके कहाँ पर लिंक दिया है और उस लिंक पर जो कैसे क्लिक करके जो आप टेस्ट दे सकते हैं। तो उनके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तभी इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको जो है बता रहा हूँ। आगे चलेंगे, आगे आपके पास चंबा के किस राजा ने औरंगजेब का मंदिर को गिराने का आदेश ठुकरा दिया था? तो आपके ऐसे कौन से थे? तो ये थे आपकी चतर सिंह। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला है, स्पेशली अगर आप कर रहे हो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आगे चलेंगे, आगे आपके पास है एचपी का जो 18वां राज्य बनने वाला जो है, इसकी जो घोषणा किसने की थी? तो हिमाचल प्रदेश का जो आपका 18वें राज्य के रूप में देखने को मिला, अस्तित्व में आया जो आपके पास हिमाचल प्रदेश, इसकी जो घोषणा की थी आपके इंदिरा गांधी ने। ये कहाँ से की थी? आपके गिरिजा मैदान से की थी। तो ये फैक्ट भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा को भंग कब किया गया? हिमाचल प्रदेश को जो है विधानसभा को भंग किया गया पहली बार, तो ये आपके कब किया गया? तो आपके 1956 में। हालांकि बाद में इसको जो है विधान परिषद से वापस विधानसभा में इसको परिवर्तित किया गया था, तो ये किया गया था 1963 में। लेकिन जो भंग कब किया गया था? भंग किया गया था 1956 में, और इसके स्थान पर आपके जो विधान परिषद का जो प्रावधान रखा गया था। हालांकि बाद में इसको जो है पुनर्परिवर्तित कर दिया गया था विधानसभा में 1963 में। आगे आपके पास विश्व रक्तदान दिवस आपके कब बनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके पास जो सी दिया है 14 जून को। इसके अलावा 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को क्या, 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये आप जो है खुद सर्च करके देख लोगे। आगे आपके पास है संविधान सभा की अंतिम बैठक आपकी कब होती है? इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न आपको एग्जाम में दिखा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946। इसके अलावा जो आपके पास संविधान सभा की जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। तो दोनों डेटें आपने याद रख लेनी है। आगे की ओर चलेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 87, संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार आपकी जो नियुक्त किए गए थे, तो ये कौन किए गए थे? बी एन राव। तो बी एन राव आपके जो है संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार के तौर पे नियुक्त किए गए थे। बाकी बात की जाए संविधान को जो सबसे पहले जो है बनाने का जो विचार किसने रखा था? तो एम एन रॉय द्वारा रखा गया था 1934 में। अगर आपने ये फैक्ट भी याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी बात की जाए राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान निर्माण की बात की जाए, संविधान जो सभा की आपकी जो है अध्यक्ष आपके कौन थे? तो ये थे आपके पास राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा आप ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन जो आपके पास दिया गया है, इनका नाम क्यों जोड़ा गया? तो ये आपके अस्थायी अध्यक्ष रहे थे जो कि आपके 9 दिसंबर 1946 को बने थे। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सिख जो आपके सिख संप्रदाय से संबंधित गुरु जो आपके रहे थे, उनके जो एक वीडियो मैंने आपको डाली थी, जिसने वो वीडियो देखी है निसंदेह उसका ये बिल्कुल सही होगा। तो गुरु अर्जुन देव आपके जो हरिमंदिर साहिब के निर्माण, जिसको आप कह सकते हो गोल्डन टेम्पल का जो निर्माण किसने किया था? तो आपके गुरु अर्जुन देव द्वारा ये आपकी किया गया था। गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो ये सिखों के आपके अंतिम गुरु थे, और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आपका देखने को बनता है।
बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध किसके साथ लड़ा? तो बाबर ने जो पानीपत का पहला युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। अगर आप देखिए इब्राहिम लोदी इसमें नहीं दिया है, तो यानी कि ऑप्शन जो डी है, नन ऑफ दीज, ये आपका बिल्कुल इसमें जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक आपके कौन था? तो यह था इल्तुतमिश। बात की जाए इसमें जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन, ये नहीं होगा बीच में, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो सिर्फ एक ही नाम है इल्तुतमिश। तो ये आपका जो है वास्तविक सुल्तान भी जो है आपका पहला रहा था दिल्ली सल्तनत का, ये चीज़ भी आप जो साथ साथ याद रख लेंगे। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जो आपके कुतुब मीनार को जो है पूर्ण किया था, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। बख्तियार जो आपके काकी, उनकी जो है बख्तियार काकी की याद में किया गया था, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी बात की जाए कुतुब मीनार का जो निर्माण प्रारंभ की बात की जाए, प्रारंभ तो आपके सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन जिसको जो अंत किया या फिर कह लीजिए इसको पूर्ण करवाया था, तो आपके इल्तुतमिश द्वारा आपकी ये करवाया गया था। इसके अलावा 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनाने का जो काम किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो ये भी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? ये वाला प्रश्न भी आपके लिए इंक्लूड इसमें है, मुझे लगा नहीं होगा इस करके मैंने बता दिया, तो आपके पास पहले ही मैंने बता दिया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। आगे चलते हैं, आगे आपके पास संविधान की किस अनुसूची में नगरपालिका की शक्तियां या प्राधिकार और जिम्मेदारियों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपके पास किस अनुसूची की बात की गई? तो 12वीं अनुसूची में। बात की जाए 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में आपकी रहेगी पंचायतों से संबंधित, ये चीज़ आपने थोड़ा सा याद कर लेना है। आगे चलेंगे, संविधान जो है, बात की जाए संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख मिलता है? तो बात की जो किस संविधान में जो आपकी राजभाषा का उल्लेख देखने को मिलेगा, तो ये मिलता है आपके पास भाग 17। अगर आप भाग 17 देखिए तो राजभाषा का उल्लेख देखने को मिलता है। और बात की जाए संविधान सभा में या फिर संविधान में जो पूर्ण रूप से कितनी भाषाएं थी अंकित, तो आपकी 14 लैंग्वेज थी, लेकिन 8% जो है कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 लैंग्वेज जो है 8% आपकी मान्यता प्राप्त की गई है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर आपके कौन से है? तो विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगर आप ऑप्शन सी आपने लगाया था तो निस्संदेह आपका ये बिल्कुल इसमें सही था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क जो कहा जाता है ये आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन अगर आप फर्स्ट देखिए, बिल्कुल ये आपका इसमें सही था। आगे चलेंगे, आगे आपके पास हिमाचल के किस राजा को अजान बाहु के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन आप देख लीजिए केहरी सिंह। तो राजा केहरी सिंह आपके अजान बाहु के नाम से जाने जाते हैं। अजान बाहु क्या है? जिनकी जो बाजुआ है, जिनकी जो आपकी भुजाएं हैं, उनके घुटने तक वो आपकी जो है पहुंचती है, उसको कहा जाता है अजान बाहु, जैसे कि आपके श्री रामचंद्र जी थे। तो ऑप्शन जो ए आपके पास केहरी सिंह, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। इनको कहा जाता था अजान बाहु के नाम से। आगे चलते हैं, हिमाचल जो है किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना? संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना। तो 1956 से लेकर 1971 तक जो हिमाचल प्रदेश आपकी जो है केंद्र शासित प्रदेश रहा था। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो ये आपके एचपीजी के कुछ प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उदयपुर का प्राचीन नाम की बात की जाए तो मारकुल। किरकिराम जो आपके कहाँ का था? तो बैजनाथ का था। इसके अलावा कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू का। दमेरी की बात की जाए तो ये आपके नूरपुर का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई भी है कई बार। इनमें से जो किस वेद को कर्मकांडी वेद कहा जाता है? तो ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि इसमें से कौन सा वेद है इसे कर्मकांडी वेद कहा जाता है? तो ये आपकी यजुर्वेद को जो है कर्मकांडी वेद के नाम से भी जाना जाता है। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ये प्रश्न शायद जो है कमीशन के एग्जाम में देखने को मिला था। तो आपके शाहजहां का जो शासनकाल था इसे जाना जाता था आपके स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आपके डायरेक्ट भी बन सकता है, तो इस करके जो मैंने आपको इंक्लूड किया है। तो ये इसमें जो ऑप्शन अगर आप बी देखिए शाहजहां, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बात की जाए इसमें जो शाहजहां का मकबरा आपके कहाँ है? तो आपके आगरा में है। तो आगरा का जो ताजमहल है वही इसका जो है मकबरा है। इसकी बीवी जो है आपकी थी मुमताज़, उसका मकबरा भी वही है, और इसका मकबरा आपके खुद का शाहजहां का भी वही है। अकबर के मकबरे की बात की जाए सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा की बात की जाए तो आपकी ये पहले ही मैंने बता दिया था, ये आपकी कहाँ है? लाहौर में आपका ये देखने को मिला है। इसके अलावा औरंगजेब की बात की जाए औरंगाबाद में इसका जो है मकबरा आपके देखने को मिलता है। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो मॉक टेस्ट में मैंने आपको दिए थे, मैंने ये करवा दिए। कुछ एक स्टूडेंट को जो है यहाँ तक जो नहीं पहुँच पाए थे, जो टेस्ट नहीं दे पाए थे, उनके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो नया जो मॉक टेस्ट आपका होगा 1 से 2 दिन के अंदर आपका ये मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। आपको जल्दी में प्रोवाइड करा दूंगा, और अपनी ओर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली क्लास आपकी लगाई जाए, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अब आप जो एक प्रयास करिएगा, आप एक प्रयास कर सकते हैं कि अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है इनकरेज मैं भी हो पाऊँ, तो अच्छे से व्यू आपके आ जाए और अच्छे अच्छे कमेंट आ जाए। तो निस्संदेह मैं आपके लिए जो पूरी मेहनत करूँगा एग्ज़ाम से पहले, आपको जो है जितने
इंपॉर्टेंट और टॉपिक रह गए वो सभी मैं करवा दूंगा। बाकी प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर तो आपका बना ही है और टॉपिक भी आपके मैंने बहुत से करवाए हैं। बाकी 70% सिलेबस मेरा ऑलरेडी कवर है। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो सारी अवेलेबल आपको मिल जाएगी। अलग अलग फोल्डर बने हैं सभी के और आपको सिलेबस भी मैंने कई बार लिखवाया था, उसके वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।